शाम का वक्त था और बिहार के बेगूसराय में पुलिस की गश्त करने वाली गाड़ी गश्त कर रही थी। यानी कि वो शाम के वक्त गश्त करते हुए निगरानी कर रहे थे चारों तरफ। उसी दौरान एक औरत दौड़ती हुई उस वैन के पास पहुंचती है। पुलिस वाले जैसे उस औरत को अपने नजदीक दौड़ता हुआ देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये औरत किसी संकट में है। गाड़ी रुक जाती है। वो औरत गाड़ी के पास पहुंचती है और तुरंत पुलिस वालों से बोलती है कि सर हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि कौन हो तुम? घबराओ नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही हैं। पूरी बात विस्तार से बताओ, बिल्कुल परेशान मत हो, अब हम लोग यहाँ पे हैं। तब वो औरत बताती है कि मेरे साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया है। ये बात सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। पहली बात कि वो औरत थी, यानी कि शादीशुदा थी, और दूसरी बात काफ़ी यंग थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ 1 या 2 साल हुए होंगे शादी को। पुलिस वालों को अब सारा मामला समझना था, इसलिए उस महिला को वो अपने वैन में बैठाते हैं और वहाँ से उसे थाने लेकर जाते हैं। और इसके बाद फिर एक-एक चीज़ों का खुलासा होता है कि आखिर वो लड़की कौन है? एक शादीशुदा महिला वो कौन है? उसके साथ किसने बलात्कार किया? उसका पति कहाँ है? उसके ससुराल वाले कहाँ हैं? उसके मायके वाले कहाँ हैं? चलिए सारी बात आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। ये कहानी है बेगूसराय बिहार की। हुआ कुछ यूँ था कि मैं कहानी की शुरुआत हमेशा जो है शुरुआत से करता हूँ। तो 1 साल पहले एक शादी होती है और वो उस शादी होती है सरिता और अशोक की। सरिता अशोक की ये एक अरेंज मैरिज होती है। मतलब किसी भी तरह का इनके बीच में कोई प्रेम नहीं था। परिवार वालों ने रिश्ता खोज कर इस शादी को तय किया था। तो 1 साल पहले जब इन दोनों की शादी होती है, दोनों शादी होने के बाद आपस में आते हैं, घर पे पहुँचते हैं। सरिता घर भी सँभाल लेती है और घर वालों का, ख़ासकर अपने ससुराल वालों का दिल भी जीतने लगती है। और खाना-वाना बनाना, घर के काम करना, चौका बेलना, जो भी होता है वो उन सारे कामों में सरिता निपुण होती है, जिसकी वजह से कहीं कोई समस्या नहीं होती है। उसका जो पति होता है, उसके साथ भी सरिता का व्यवहार, रिश्ता ठीक-ठाक रहता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सरिता के जीवन में एक लड़का और था, जिसका नाम था विवेक। अब विवेक वो लड़का था जो सरिता का बॉयफ्रेंड था, वो भी शादी से पहले का। शादी के करीबन 1.5 साल पहले से ही सरिता और विवेक आपस में एक रिलेशनशिप में थे और एक अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और दावा करते थे इस चीज़ का कि दोनों एक-दूसरे के सच्चे प्रेमी हैं। लेकिन जैसे ही सरिता की शादी तय होने लगती है, तो ये अड़चन आने लगती है कि शादी हो जाएगी तो सारी चीज़ें अलग-थलग हो जाएँगी। कैसे किया जाए? तो सरिता और विवेक मिलकर ये योजना बनाते हैं कि हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि इस योजना पे ये दोनों आगे कार्य नहीं कर पाते हैं और विवेक सरिता से इस बात को कहता है कि एक काम करो कि तुम शादी कर लो, ठीक है? तुम शादी कर लो, तुम अपने ससुराल चली जाओ, इसके बाद कुछ दिन बाद हम तुम्हारे ससुराल की तरफ आएँगे और तुम हमारे साथ भाग चलना, हम लोग भाग जाएँगे। ये सुनकर थोड़ा-सा सरिता को ऊट-पटांग लगता है, लेकिन वो राज़ी हो जाती है। वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम भी तैयार रहना और शादी मैं कर ले रही हूँ जहाँ पे भी परिवार वाले करवा रहे हैं, लेकिन रहना हमें तुम्हारे साथ ही है। इस चीज़ को ध्यान रखना। विवेक कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रह सकता। ये सोचकर सरिता शादी कर लेती है और शादी करने के बाद सरिता अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाती है। इधर विवेक से भी उसकी बातचीत होती रहती है और होने के बाद शादी के 1 साल बीत जाते हैं। सरिता बार-बार विवेक से कहती है कि कब वो दिन आएगा जब तुम मुझे लेकर यहाँ से जाओगे? मुझे कितना दिन यहाँ रहना पड़ेगा? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। तो अखिलेश कहता है कि परेशान ना हो, अब बहुत जल्दी हम लोग जो है हम तुमको लेकर बाहर चले जाएँगे और हमेशा साथ में रहेंगे, एक वैवाहिक जीवन जिएँगे, सुखी-सुखी रहेंगे, किसी की पूरी दुनिया ज़माने से किसी से कोई मतलब नहीं होगा। और 1 साल के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि विवेक सरिता से कहता है कि देखो एक काम करो, तुम अपने ससुराल से मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पर किसी तरह आ जाओ। वो एड्रेस ज़्यादा दूर नहीं था, ससुराल जो सरिता का ससुराल था, वहाँ से पास में ही था। उसने बोला कि एक एड्रेस दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। जब किसी तरह अपना सामान-वामान भर के यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ से हम लोग कहीं और चलेंगे।
अब सरिता को थोड़ी-सी हिम्मत जुटानी थी क्योंकि ससुराल से भागना इतना आसान नहीं होता है और 1 ही साल हुए थे शादी को, इसलिए 1 साल में दुल्हन अभी दुल्हन ही होती है, उसे दुल्हन ही माना जाता है, तो घर से बाहर निकलना उतना भी मतलब आसान नहीं होता है। लेकिन सरिता इन सारी चुनौतियों को स्वीकार कर लेती है। वो कहती है ठीक है, मैं किसी भी तरह करके चली आऊँगी और ऐसा ही करती है सरिता। सरिता अपने ससुराल से कुछ सामान वगैरह, कुछ पैसे वगैरह लेकर फरार हो जाती है और सीधे पहुँचती है अपने बॉयफ्रेंड विवेक के पास। विवेक उसका इंतज़ार कर रहा होता है बेसब्री से। जब दोनों पहुँचते हैं, दोनों एक-दूसरे के गले मिलते हैं। सरिता खुशी से एकदम प्रसन्न रहती है। वो कहती है कि अब मेरा असली जीवन शुरू होगा। अब मैं तुम्हारे साथ वो लाइफ़ जीऊँगी जो मैं हमेशा से सपने देखती थी। और यही कहकर वो कहती है कि अब मुझे ले चलो जहाँ पे तुम्हें ले चलना है। लेकिन उसे उस सरिता को ये नहीं पता था कि उसका जो दोस्त है उसका जो बॉयफ्रेंड है विवेक, उसकी नीयत बदल चुकी है। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि विवेक जब सरिता को भगाने की बात कर रहा था, तो विवेक ने ये बात अपने दोस्तों से बताई। उसने दोस्तों से जब सारी बातें शेयर की, सब कुछ किया, तो विवेक के दोस्तों ने ये बोला कि वो 1 साल से अपने ससुराल में रह रही थी। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जो है उसके साथ वही पहले वाले हो? अरे वो ससुराल में है, खुश है और डेली अपने पति के साथ रहती है, तो तुम कैसे वो कर सकते हो? देखो ये घाटे का सौदा है, तुम अपना जीवन खराब ना करो। हाँ, तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बोलते हैं कि अगर तुम उस लड़की को हम लोगों को सौंप दो, तो इसके बदले तुम्हें अच्छी खासी पैसे हम लोग देंगे। ये बात जब विवेक के दिमाग में आती है, तो एक इंसान जो सच्चा प्रेमी होता है, उसका तो खून खौल जाता है, उसका कलेजा फट जाता है ये सोचकर कि उसके दोस्त इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपराधिक प्रवृत्ति विवेक के अंदर आ गई। उसका मन पाप से भर गया। उसको लालच हो गई पैसों की। वो सोचा कि हाँ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 साल से तो वहीं पर थी, फिर जाकर वहीं रहेगी। और अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं मुझे तो क्या दिक्कत है? और यही सोचकर जब सरिता वहाँ पहुँचती है तो एक पापी मन का विवेक उस सरिता को अपने उन 5 दोस्तों को सौंप देता है। और वो पाँचों एक-एक करके सरिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसमें विवेक भी शामिल था। इस इंसान को शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करवाते वक़्त। और ये प्रक्रम चला पूरे दिन भर और शाम का समय था, किसी तरह करके सरिता उनकी चंगुल से हल्का-सा जो है मौका पाती है, वो तुरंत वहाँ से फरार हो जाती है और दौड़कर उसी पुलिस के वैन के पास पहुँचती है और जाकर अपनी सारी आपबीती बताती है। इसके बाद पुलिस उन 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और सारी चीज़ सही पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें हो गई, दूसरी तरफ जो सरिता के ससुराल वाले हैं, उन्हें भी ये चीज़ पता चलती है और वो पूरी तरह से अपनी बहू का त्याग कर देते हैं। ससुराल जो मायका होता है, मायके वाले भी त्यागने की ही सोचते हैं, लेकिन पुलिस वाले समझाते हैं कि ये कहाँ जाएगी, गलती इंसान से ही होती है, इसको किसी तरह स्वीकार करिए। इस वक़्त सरिता अपने मायके में है क्योंकि ससुराल वालों ने पूरी तरह से उसका त्याग कर दिया है। आगे सरिता का क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज की ये कहानी बताती है कि किसी पर भी आप आँख बंद करके भरोसा इतनी आसानी से मत करिए। आज के समय में लोग एक मुखौटा लेकर चलते हैं, आगे वाला मुखौटा आपको हँसता हुआ दिखेगा, उसके पीछे का जो राक्षस है वो आपको नहीं दिखेगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कल हम फिर से मिलेंगे एक कहानी के साथ। इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।